सबसे पहले आपको मालूम हम लोग क्या करते हैं, पहले रटना जरूरी है क्लास, उसके बाद प्रश्नोत्तर का सारांश, फिर प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। ठीक है, इससे इस तीनों प्रक्रियाओं से क्या होगा, न केवल आपकी जीएस नॉलेज को बढ़ाएगी बल्कि आपकी याद करने की क्षमता में भी प्रतिदिन मजबूती आएगी। ठीक है, और ये सिलेबस के अनुसार बिल्कुल सभी प्रश्नों को रखा गया था। जो सिलेबस देख रहे हैं सभी सिलेबस के अनुसार बिल्कुल अपडेटेड करके एनालिसिस करने के बाद प्रश्नों को रखा गया है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के विषय में विशेष तौर पे जानेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के विषय में बताने से पहले थोड़ा स्टार्टिंग हम आपको यहाँ से कर दे वर्ल्ड मैप से, क्योंकि विश्व का भूगोल भी आपके एग्जाम से अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, विश्व के भूगोल से जो है पूछा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो है आपका वर्ल्ड मैप है। ठीक है, और 7 महाद्वीप है। जैसे पहला ये आप देख रहे होंगे एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। यह जो है यूरोप महाद्वीप। ठीक है, इसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं, और इसे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कहते हैं, इसे अफ्रीका कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में भी एक देश है दक्षिण अफ्रीका, ये यहाँ है, याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप का नाम है, एक देश भी है दक्षिण अफ्रीका, और इसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। और नीचे जो है अंटार्कटिका कहते हैं, नीचे जो है जो जमीन का खंड है अंटार्कटिका कहते हैं। यानी 7 महाद्वीप हो गया, 1 2 3 जो है 4 5 6 और जो है 7। ठीक है, 7 ये आपका हो गया। और जो है आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा है ये किसका कमेंट आ रहा है भाई? बार बार ये बार बार कोई कमेंट कौन कर रहा है? ठीक है, आइए इसमें से देखते हैं। और ये 7 महाद्वीप में ये एक जो महासागर है, ये महासागर को जो है अटलांटिक महासागर कहते हैं। इस महासागर को प्रशांत महासागर कहते हैं। सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर है। और जो है ये जो महासागर है इसे अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है, अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है, ये हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। ये भी जो है प्रशांत महासागर है। ठीक है, हम लोग आज क्लास क्या करने जा रहे हैं, इस एशिया महाद्वीप अब जो आप देख रहे होंगे, इस एशिया महाद्वीप में ये भारत है। ठीक है, ये क्या है देख रहे होंगे, भारत है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि बेस आपको बिल्कुल नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, इसलिए ऐसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका जीएस से पाला नहीं पड़ता है, जो समझ में नहीं आता है, बाकी मैक्सिमम लोग को समझ में आता है। यानी अब देख रहे होंगे 7 महाद्वीप हैं और जो है 5 महासागर हो गए। ठीक है, और 5 महासागरों में जैसे सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर उत्तरी सागर, फिर दक्षिणी सागर। ठीक है, ये 5 महासागर, प्रशांत महासागर का ये भी एक भाग है। और जो है महाद्वीप कितने होंगे? पहला एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। हम लोग आज क्लास लेने जा रहे हैं इस एशिया महाद्वीप का, याद रखिएगा, एक देश भारत के विषय में। विश्व में जितने भी देश हैं इन 7 महाद्वीपों पे सबसे अधिक जनसंख्या भारत की हो गई है, आप जानते होंगे। और सबसे अधिक जनसंख्या वैसे चीन की थी, लेकिन अब किसकी हो गई है? भारत की हो गई है, 143 करोड़ हो गई है। तो आइए हम लोग भारत पे आते हैं। भारत के मैपिंग से देखने से पहले जो है आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे इस पृथ्वी के बारे में। इस पृथ्वी को अगर काट दिया जाए, कई भागों में काट दिया जाए, तो क्या नाम आएगा, उसके विषय में भी जानना जरूरी है, क्योंकि जो है बीच बीच में वो शब्द आएंगे तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर देखिएगा, अगर पृथ्वी पर ऐसी रेखा हो उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर पृथ्वी पर ऐसी रेखा हो उसे देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा से याद रखिएगा जलवायु संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और देशांतर रेखा से पूछता है समय की जानकारी होती है। किसकी जानकारी होती है? समय की जानकारी देशांतर रेखा से होती है। इस पृथ्वी को ऐसे 2 भागों में काट दिया जाए तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। इस पृथ्वी को 4 भागों में काट दिया जाए तो इस वाले भाग को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इसको दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, इसको पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध, इसको पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस पृथ्वी पर अगर कोई ऐसा स्थान हो कि बीच में स्थल हो और उसके चारों ओर जल हो, उसे द्वीप कहेंगे, या बहुत बड़ा स्थल हो तो उसे महाद्वीप कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थल हो जिसके 3 ओर पानी हो, 3 ओर जल हो,
उसे प्रादीप कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इस पृथ्वी को अगर ऐसे काट दिया जाए तो इसे पूर्वी गोलार्ध, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इस पृथ्वी पे कोई ऐसी भाग हो जहां बीच में जल हो और चारों ओर स्थल हो, ठीक है यार, बीच में जल हो और तीन ओर स्थल हो तो खाड़ी कहेंगे, और चारों ओर अगर ये स्थल हो तो भू आवेष्टित या स्थलरूप देश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। सर रेड पेन दिख नहीं रहा, ठीक है, चेंज कर देते हैं, ब्लैक पेन लगा दे रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहा होगा। हाँ आइए, अब आते हैं हम लोग भारत पे आते हैं। आप जानते होंगे ये भारत का ये पूरा भाग है। पूरे भारत में कितने हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक है, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सब कुछ डिटेल, कहीं से कुछ छूटेगा नहीं, सब बता देंगे आपको। अब ये जो भारत का नक्शा आप देख रहे होंगे, ये इसको बोलते हैं उत्तरी भारत। आपसे बताए थे ऊ से ऊपर, जिस दिशा में आप बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे हो उस दिशा के ऊपर वाला उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, और दाहिने वाला पूरब होता है, याद रखिएगा। तो बस दो चीज याद रखिएगा, दाहिने पूरब और ऊपर वाला उत्तर। उसका उल्टा कर लीजिए, उत्तर का उल्टा क्या होगा? दक्षिण, नीचे साउथ, और ये पूरब का उल्टा, ईस्ट का उल्टा क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, आप देख रहे होंगे। तो इसमें से 8 राज्य और 8 जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस भारत में भारत का इकलौता समुंदर हिंद महासागर है जो नीचे दक्षिण की ओर है। इसे दक्षिण भारत कहते हैं, इसे पूर्वी भारत कहते हैं, और इसे पश्चिमी भारत कहते हैं, इसे पूर्वोत्तर भारत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे, यह जो तट है ये जो है पूर्वी तट है। इस तट को पूर्वी तट कहेंगे और इस तट को पश्चिमी तट कहेंगे। कल की क्लास में बताए थे कि यहां से यहां तक के भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और यहां से यहां तक के भाग को सरकार तट के नाम से जाने जाते हैं, सरकार तट के नाम से जाना जाता है। यहां से यहां तक के भाग को जो है मालवाड़ तट के नाम से जाना जाता है, और यहां से यहां तक के भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग की क्लास विशेष तौर पे इस उत्तर प्रदेश की रहेगी, याद रखिएगा। किसकी रहेगी? उत्तर प्रदेश की रहेगी। उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा पूरी क्लास। जैसे हम लोग क्या किए, पूरे इस विश्व के नक्शे को देखते हुए इस भारत की क्लास की बताएं। भारत की बात आने के बाद हमने बताया आपको उत्तर प्रदेश के विषय में रहेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आज उत्तर प्रदेश के विषय में जाने जा रहे हैं, ठीक है। पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जिला की संख्या कितनी हो जाएगी? 75 जिला है, 75 जिला है, याद रखिएगा। मंडल कितना है? मंडल को संभाग भी कहते हैं। मंडल कितना है? 18। और नगर निगम कितना है? नगर निगम कितना है? 17। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और बिल्कुल आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के विषय में प्रश्न आएंगे और जो है आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सब लोग ठीक है, साउंड सब क्लियर है। तो आइए हम लोग उत्तर प्रदेश के विषय में देखा जाए, ध्यान से आप इसको देखेंगे बिल्कुल। और मैं चाह रहा हूं कि पढ़ाते ही आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। भले लगे कि आपको भूल गया, लेकिन एग्जाम में जब वो प्रश्न आए तो आपसे गलत ना हो, और यही होता है। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ढेर सारे प्रश्नों को इलिमिनेट करके, खारिज करके भी सही किया जाता है कि 4 ऑप्शन है, ये नहीं होगा हम जानते हैं, ये नहीं होगा जानते हैं, ये भी नहीं होगा जानते हैं, यही बचा यही होगा, इसी को खारिज करना कहते हैं। तो आप ये तब आएगा जब अधिक से अधिक क्लास को आप किए रहेंगे, ठीक है, और किसी बात को ध्यान से सुनेंगे तब, ठीक है। अब आइए, ठीक है, आते हम आज हम लोग उत्तर प्रदेश के विषय में। शायद एक दिन में समाप्त न हो जाए तो 2-3 दिन में इसकी क्लासेस चलेंगी, और कल से हम प्रतिदिन एक जिले के विषय में या एक मंडल के विषय में आपको हम क्लास लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। हिस्ट्री हाँ चलाएंगे, ऐप पे तो नहीं चलेगा, यूट्यूब पे भी चलेगा। इसको आप, हम तो कहेंगे जो हम जीएस पढ़ाएंगे, वैसे मैं जीएस का टीचर हूं, तो जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो जो सब्जेक्ट जिसका होगा, आप मेरी जीएस वाली थियरी वाली क्लास देखिएगा, तो उससे आपका सब्जेक्ट भी गहराई से आ जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जो है अपने अनुभव से पढ़ाते हैं और एग्जाम में सब मैक्सिमम प्रश्न उसमें से आते हैं, ठीक। चलिए, नहीं क्लास का टाइम जो है चेंज नहीं होगा, 8 बजे ही रहेगा। ये क्लास तो लाइव क्लास है, 8 बजे शुरू हुआ है, और जब तक एलटी ग्रेड का एग्जाम ना समाप्त हो जाए 8 बजे ही ये रहेगा, याद रखिएगा। और आपको बताया थे एलटी ग्रेड के लिए 3 एग्जाम का डेट खाली है, आयोग ने उसको रिजर्व रखा है, एक 30 नवंबर को, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक में, यानी हर हालत में नवंबर दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा, याद रखिएगा। ढेर सारे और भी पेपर आ रहे हैं, जीडीसी का असिस्टेंट प्रोफेसर 52 का आ रहा है, उसके बाद आपका बीओ का पेपर आ रहा है, समझ
लीजिए। कल के डेट में जीआईसी प्रवक्ता का निकल गया तो बहुत ज्यादा एग्जाम आ रहे हैं तो इसको लंबा डिले नहीं ले जाएंगे। प्लस दूसरी बात क्या है कि ये लोग 26 में पूरा दिखा देना चाहते हैं कि कितना पेपर कराएंगे, क्योंकि 27 के मार्च के अंदर ही उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है और इस बार बड़ा जो है इनको जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टूडेंट की तरफ से, क्यों, और टीचरों की तरफ से, विभागों की तरफ से। आप देख भी रहे होंगे कितने कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं तो दिक्कत आएगा, इसलिए ये लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के विषय में। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, और मैं एक बार बोलूंगा तो आप 3 बार बोलिएगा, जहां बैठे हो वहीं से बोलिएगा, 3 बार बोलिएगा। ठीक है, एकदम क्लास विद्या लेना हो तो एकदम हाई स्कूल इंटर के बच्चा बन जाइए, नौकरी पाइएगा तो फिर बड़ा बनिएगा। ठीक है, जब तक नौकरी नहीं मिल रहा है तब छोटा बच्चा बन के पढ़िए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या, इसको देखिए, ये कलर दिखाई दे रहा है, ये वाला कलर, ये तो और नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या, ये ठीक है, ब्लू कलर। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 और 18वां मंडल अलीगढ़। ठीक है, ठीक है, अलीगढ़। उसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या 17, ठीक है, और 17वां शाहजहांपुर। इसी को महानगर कहते हैं, जहां महानगर होता है, 17 महानगर है उत्तर प्रदेश में, वहां नगर निगम होता है, ध्यान दीजिएगा। और जो डिस्ट्रिक्ट जिला होता है वहां पे नगर पालिका होता है। ठीक है, और जितने जिले हैं, 75 जिले हैं, तो 75 पंचायती व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में डिटेल हम लोग करेंगे। ठीक है, ब्लैक ही कर लेते हैं, ब्लैक कलर से ही देख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप देखेंगे 1937 से नाम क्या पड़ा, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस, याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है, यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत नाम है। मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है, मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम मिडिल प्रोविंस है, याद रखिएगा। ठीक है, या मध्य जो है मध्य प्रांत नाम है। ऐसे कई राज्यों का पुराना नाम है, जैसे गुजरात का पहले नाम क्या था, सिंध नाम था। ठीक है, असम का नाम क्या था, ज्योतिषपुर नाम था, ऐसे करके। ठीक है, और जो है 1500 कुछ में जो है इलाहाबाद नाम प्रयागराज का रख दिया गया, और फिर क्या हुआ, 18 में योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, उसका नाम दोबारा प्रयाग रख दिया। ठीक है, ऐसे नाम बदलता रहता है। फिर आप देखेंगे 24 जनवरी 1950 से इसका नाम क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इसीलिए पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी से मनाया जाता है, याद रखिएगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश मनाया जाता है। और कब से, ये भी पूछा हुआ था, 2018 से, याद रखिएगा। 2018 से, भाई 2017 में योगी सरकार आई थी, तो 18 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, और 24 जनवरी को बालिका दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं उसको। ठीक है, अब देखेंगे वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों को कर देना चाहिए। ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए अपने, और जो है इसकी संख्या अधिक हो ताकि पढ़ाने में और हम लोग का मोटिवेशन बना रहे। उत्तर प्रदेश दिवस आपको ने बताया 24 जनवरी को मनाया जाता है और 2018 से मनाया जाता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ, अन्य राज्यों का भी पुनर्गठन हुआ, जैसे कहा गया कि भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को बना दिया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ, याद रखेंगे। ठीक है, ये भी एग्जाम एक बार पूछा हुआ था। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया गया, 13 जिला दे दिया गया उसको। ठीक है, ये 13 जिला नहीं आएगा, लेकिन याद रखिएगा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को। इसी 2000 में याद रखिएगा 1 नवंबर और 15 नवंबर को भी अलग हो गया बिहार और जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम राजकीय भाषा हिंदी था, ये 1948 से हिंदी भाषा है, याद रखिएगा। और जो है द्वितीय भाषा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के समय जो है 1989 में उर्दू कर दिया गया। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू और हिंदी भाषा जो है, याद रखिएगा, जो है प्रथम भाषा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे अगर हम कि भारत में उर्दू के जनक कौन है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए जल्दी बताइए। भारत में उर्दू के जनक, भारत में खड़ी बोली के जनक, भारत में संस्कृत के जनक, भारत में अंग्रेजी के जनक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, कितने लोग बता पाते हैं, और आपका आंसर तुरंत आ रहा है। स्पीड हमने कल बनवा दिया, बढ़वा दिया था नेट की स्पीड, ताकि आप लोग का तुरंत आए आंसर। ठीक है, क्या आंसर होगा? खड़ी बोली के जनक बिल्कुल सही है। जिज्ञासा जी का जो है खड़ी बोली के अमीर खुसरो। ठीक है, उर्दू के अमीर खुसरो नहीं होंगे, उर्दू के कौन है बताइए भाई, उर्दू के जनक कौन है?
हाँ, तनु जी का आंसर सही है। वेदश्री, कमल, सतीश, इन लोग का आंसर सही आ रहा है। उर्दू के जनक वल्दिकनी है, याद रखिएगा। भारत में अंग्रेजी के जनक कौन है? अंग्रेजी के जनक जो है मैकाले है और विश्व में शेक्सपियर है, याद रखिएगा। और भारत में जो है संस्कृत के जनक कौन है? पाणिनि है, ठीक है, वल्दकनी है, ठीक है, वल्दकनी नाम उनका है। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि उत्तर राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? 3 बार बोलिए। बारहसिंघा, 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 भूलिएगा नहीं। पंछी, पशु पंछी पूछता है, इसी में बच्चे गलत कर देते हैं। राजकीय पंछी सारस या कौच, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, पलाश या टेसु, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है? सीता अशोक, सीता अशोक। एक बार एग्जाम में पूछा था, सीता अशोक वृक्ष उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, यह किस प्रदूषण से संबंधित है या किस प्रदूषण के लिए ये उपयुक्त है? तो याद रखिएगा, धूल प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण के लिए सीता अशोक जो है वृक्ष जो है उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं राजकीय खेल। राजकीय खेल क्या है? जो है हॉकी। राजकीय चिन्ह क्या है? पूछा हुआ ये भी। एक वृत्त में 2 मछली, एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। ये कब से है? 1938 से, याद रखेंगे। राजकीय जलीय जंतु क्या है? गंगेसु, गंगेसु, याद रखिएगा। गंगेसु या डॉल्फिन कहते हैं इसे। प्रथम मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, याद रखिएगा। और भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, पंतनगर में है, ठीक है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में खुला था, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती, 4 बार, 4 बार। लगातार सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री, लगातार की शब्द आएगा, योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा। पूछेगा सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती 4 बार, लगातार या सर्वाधिक बार योगी आदित्यनाथ 21वें व्यक्ति क्रम में ये मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भारत कोकिला या श्रीमती सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। अभी हाल में उनका निधन हुआ। उनकी पहली फिल्म का नाम क्या है? महल नाम है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू हैं। और यही प्रश्न अगर ऐसे घुमा के आ जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? या राशि पुरुषोत्तम दास टंडन, याद रखिएगा, उनका नाम है। और प्रथम विधान परिषद सभापति ये श्री चंद्रपाल जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, अगर ये प्रश्न आया नहीं हुआ, अगर आ जाए तो गलत कर देंगे आप लोग, भूलिएगा नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त बिशंबर लाल, याद रखिएगा। मैं ट्रेन का ड्राइवर हूं, ट्रेन चला दिया हूं और ट्रेन में आपको बैठना है। आपके लक्ष्य तक मैं ले जाकर ट्रेन को रोक दूंगा, वहां से उतर के अपनी जिंदगी जीजिएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं पूरा कंटेंट इंपॉर्टेंट अपने जीवन के अनुभव से, 12 सालों के पढ़ाने के अनुभव से, किताबों से पढ़ के ला के आपके सामने परोसता हूं। बस आपका काम है कि चुपचाप उसे याद करना है। आपका काम है चुपचाप ट्रेन में बैठे रहना है और ध्यान से देखना है। बार बार कहिएगा कि तेज चलिए, धीमा चलिए, उतरिए, उल्टी करें, आए यहाँ जाएं, तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाइएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ के आपके सामने में लाऊंगा। आप सिर्फ 8 बजे आइए। याद रखिएगा, अगर पढ़ाने वाला कोई अनुभवी, अगर आपको पेपर बनाने वाला कोई अनुभवी प्रोफेसर होगा तो इधर पढ़ाने वाला भी अनुभवी है, टक्कर दे देगा उसे, याद रखिएगा। बस क्लास में आप रहिए डेली। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 31 है। और लोकसभा सीटों की संख्या क्या है? 80 है, ठीक है। और हम लोग का ये रटना जरूरी है। आज की क्लास ये समाप्त होता है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नोत्तर। लेकिन प्रश्नोत्तर में क्या होगा? सारांश के रूप में वन लाइनर फॉर्म में देखते हैं। याद रखिएगा, केवल सारांश देख लेंगे तभी काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो इसका उत्तर होता है, उत्तर वाला हम लोग सारांश में नहीं देते हैं, उत्तर वाला प्रश्नोत्तर में रहता है। इसलिए आप ताकि आप तर्क करने की क्षमता बढ़े आपका। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो है यहाँ पे, ठीक है। उल्टी नहीं करेंगे सर,
हाँ, बहुत ध्यान धन्यवाद। ठीक है, उल्टी मत करिएगा, मेरे कहने का मतलब मैं भाव से समझा रहा हूँ कि एकदम मैं सब कुछ दिन भर पढ़ता हूँ और सिर्फ एलटी ग्रेड के लिए पढ़ता हूँ। सच में अपने लिए नहीं पढ़ता हूँ, मेरी उम्र नहीं है, मैं परीक्षा नहीं देता हूँ, सिर्फ पढ़ाता हूँ। तो ईमानदारी से पढ़ता हूँ। और जब से मैंने जाना कि मेरे कुंडली में बृहस्पति का योग है और जब तक जिंदा रहूंगा, 100 साल तक जिंदा रहूंगा, तो याद रखिएगा ये पढ़ा के ही दाल रोटी चल पाएगी। तब से मैं इसमें निपुण प्रतिदिन होना चाहता हूँ, जीवन भर होऊंगा। आदमी जीवन भर सीखता रहता है, इसलिए विश्वास रखिए मेरे स्टडी पे और मेरे क्लास पे। आप लगातार लगे रहिए, सफलता मिलेगी। मेरा डाटा देखना हो तो मेरे पुराने वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, देख लीजिएगा। अभी 51 का बैच चला रहा था, 22 से चलाया 25 तक, और 20 से 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में फंसे थे, ये भी देख लीजिएगा कि इसे पूछिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रश्नोत्तर के सारांश में। आज के प्रश्नों का सारांश, फिर प्रश्नों को हल करेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए नैरोबी किस देश की राजधानी है, आपको बताना है। नैरोबी किस देश की राजधानी है, आपको बताना है। उसके बाद पर्यावरण जैविक और अजैविक घटक का मिश्रण होता है। जैविक घटक क्या होता है? जो शोषण करते हैं। अजैविक क्या होता है? जो शोषण नहीं करते हैं, यानी निर्जीव। श्वसन जो करते हैं वो सजीव, और जो श्वसन नहीं करते हैं, रिस्पायरेशन नहीं करते हैं, वो निर्जीव। और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? विषाणु को कहते हैं, वायरस को। याद रखिएगा, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच में कहते हैं, उसी कड़ी कहते हैं। और जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस आया था, और याद रखिएगा पौधे और जंतु के बीच की कड़ी क्या कहते हैं? युगलिना कहते हैं। याद रखिएगा, पौधे और जंतु के बीच की कड़ी को युगलिना कहते हैं। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? लाइकेन कहते हैं। याद रखिएगा, सरीसृप और पंछी के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? आर्कियोपेटेरिक्स कहते हैं। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है, याद करा दूंगा। अब आगे देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन विश्व शिक्षा दिवस अभी ये बताए थे 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व, याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। याद रखिएगा, पर्यावरण, टाइपिस्ट गलती कर देता है, वो समझता है पकड़ नहीं पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण दिवस, आज टाइपिस्ट को बताता हूं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को ये जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है बायोम। बायोम का स्वाभाविक समुदाय भौगोलिक क्षेत्र में पौधे एवं पशु होता है। बायोम क्या होता है? देखिएगा, जैसे वह क्षेत्र जो किसी जीव जंतु पेड़ पौधों के जो है वृद्धि के लिए अनुकूल हो या उगने के लिए अनुकूल हो, वह क्षेत्र बायोम कहलाता है। जैसे आप सुने होंगे कि एक क्षेत्र में ये फल अधिक होता है, ये पौधे अधिक होते हैं, इस तरह के लोग इस क्षेत्र में अधिक होते हैं, यानी वो क्षेत्र बायोम कहलाता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए सेब की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। सेब की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, यानी सेब तो और अन्य जगहों पे भी होता है, लेकिन सेब के लिए बायोम कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जैसे केसर जम्मू कश्मीर में होता है, लेकिन केसर उत्पादन में बायोम क्षेत्र कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जैसे मसालों का बागान कहा जाता है केरल को, यानी मसालों के लिए बायोम क्षेत्र कौन सा? केरल हो गया। उम्मीद है बायोम क्षेत्र आप समझ गए होंगे। तो बायोम का स्वाभाविक समुदाय भौगोलिक क्षेत्र में पौधे एवं पशु होता है। ठीक है, फूलों की घाटी जो है चमोली जिला उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी चमोली जिला उत्तराखंड में है। दिल्ली दूरस्ती, याद रखिएगा, दिल्ली दूरस्ती निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। याद रखिएगा, और कभी कभी प्रश्न आ जाएगा किसके लिए कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। गयासुद्दीन तुगलक को ये पैसा दिया था, बाद में जब वो शासक बना तो कहा भाई मेरा पैसा दे दो, तो कहा भाई ठीक है पैसा दे दूंगा, रुक जाओ अभी दिल्ली जीत के आता हूं तो तुमको दूंगा। उसने कहा जाओ तुम, मेरा पैसा मिल चुका, दिल्ली दूरस्ती, न तुम दिल्ली जीतोगे न मेरा पैसा मिलेगा। तो वही पूछता दिल्ली दूरस्ती निजामुद्दीन औलिया। याद रखिएगा, और लगातार कंपटीशन रिपीटिशन मांगता है। कंपटीशन में रिपीटिशन नहीं दीजिएगा, लगातार अगर स्टडी नहीं दीजिएगा तो याद दीजिएगा तब आपके लिए भी एक वाक हो जाएगा दिल्ली दूरस्ती। तो याद रखिएगा, कंपटीशन अगर जीतना हो तो क्या? पहला रिपीटिशन और लगातार कंटिन्यूटी होना चाहिए। उसके बाद सैयद बंधु, सैयद बंधु को याद रखिएगा हुसैन खान और जो है अब्दुल्ला खान को कहा जाता है। सैयद बंधु को किंग मेकर ऑफ इंडिया कहा जाता है, किंग मेकर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत को सोने की चिड़िया उत्वी इतिहासकार ने कहा, गजनवी के साथ था ये, गजनवी का जो है दरबारी कवि था उत्वी, भारत को इसी ने सोने की चिड़िया कहा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। याद रखिएगा, और मैनचेस्टर कहाँ है? ब्रिटेन में है। किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा,
नेक्स्ट आएंगे आप। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कमेंट भी थोड़ा करते रहिए ताकि प्रश्न पूछेंगे तभी करेंगे। चलिए बताइए, राष्ट्रीय एंटीबायोटिक अनुसंधान संस्थान ऋषिकेश में है, तो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ है? मैंने आपसे को बताया कि राष्ट्रीय एंटीबायोटिक अनुसंधान संस्थान ऋषिकेश में है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि आपकी सहभागिता लगी रहे। मुर्गा मुर्गी जो खाते हैं ना, जो उसमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक देके उसको बड़ा कर देते हैं सब, ठीक है, बड़ा कर देते हैं सब। अब जो 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 मुर्गा खाते हैं वो जब उसको खा रहे हैं उनके अंदर जो एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा आ जा रहा है, और कुछ जब तबीयत खराब हो रहा है तो एंटीबायोटिक ठीक से उनके ऊपर हाई डोज का एंटीबायोटिक ही काम कर रहा है, याद रखिएगा। इसीलिए शरीर जल्दी बड़ा हो जा रहा है, तो थोड़ा सा कम खाइए उसको। मैं तो कहूँ छोड़ दीजिए तो अच्छा है। वैसे आपकी मन सुपर वास्की, याद रखिएगा, सुपर वास्की का संबंध मालगाड़ी ट्रेन से है। सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन का नाम है सुपर वास्की, लगभग 3.5 किलोमीटर है। बीएसएनएल याद रखिएगा, विस्तारित रूप विदेश संचार निगम लिमिटेड। और प्रश्न पूछ सकता है भारत में इंटरनेट के जनक कौन है, तो बृजेंद्र कुमार सिंघल है। भारत में सबसे पहले इंटरनेट किस कंपनी ने शुरू किया, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड या बीएसएनएल। बीएसएनएल नहीं, याद रखिएगा, ठीक है, विदेश भारत संचार नहीं, बीएसएनएल। कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ, ठीक है। आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, आप जैसे चाहेंगे वैसे हम जो है पढ़ाएंगे, क्योंकि भाई आपकी वजह से ही मैं हूं, मेरा वजूद आपकी वजह से है, तो आप जिसमें आपको समझ में आए वैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अनसॉलिडेटेड इमेज जो है स्पैम को कहा जाता है, स्पैम को कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का भारत और इंडिया नाम, याद रखिएगा, भारत और इंडिया नाम किसमें है? किसमें? भारतीय संविधान में है। वही तो एंटी पार्टी वाले हल करते हैं कि भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, वो कहते हैं भाई संविधान में जो नाम है वो नाम लिया जाए। आप सुने होंगे मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी का जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1965 में इसकी स्थापना हुआ था। ये पूरे विश्व लेवल पे मानव विकास सूचकांक जारी करता है। 2025 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है, याद रखिएगा। और जो है पाल जी हाफमैन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अचीव स्टेमर वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें कि वर्तमान भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना का क्रम क्या है? 16वां है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो है स्वतंत्र भारत का क्या है? 8वां है, ठीक है। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण, या इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसको। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण की उपाधि श्रीलंका देश द्वारा दिया गया। सही है कि गलत? वर्तमान में भारत का प्रथम कोयला उत्पादन राज्य उड़ीसा है, ठीक है। कार्नैक ब्रिज मुंबई में, जिसका परिवर्तित नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष यूजी इवासावा हैं, ये जापान के हैं। यूरेनियम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कजाकिस्तान देश का है। ईरान की राजधानी बगदाद है। इराक की राजधानी बगदाद है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात है। मुर्गी पालन पशुपालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। परिवहन संचार वाणिज्य तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत आता है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम न्यूटन ने दिया था। लोहे के साथ क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनता है। गोस्वामी समिति का संबंध जो है औद्योगिक रूढ़ता की समस्या से संबंधित है। जानकी रमन समिति का संबंध शेयर घोटाले की जांच से संबंधित है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए संबंधित है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर में है, जो प्रयागराज जिला में स्थित है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। और आज ये हम लोग खत्म किए, ये भी समाप्त किए। अब हम लोग आते हैं प्रश्नोत्तर पे। तैयार हैं आप लोग? देखते हैं कितने लोग का सही होता है। फॉन्ट बड़ा कर दिया जाएगा, ठीक है, फॉन्ट कल से बड़ा होगा। जयपुर में है। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। एंटीबायोटिक का कहाँ है? ऋषिकेश में है।
और थांडाई कहते हैं सबसे अधिक जो है आंखों से देखकर अच्छा बुरा आता है, फिर सुनकर, फिर बोलकर। मैं सोच रहा हूं कि तीनों प्रक्रिया करा दिया जाए। बोल का मतलब आप टाइप कर दीजिए, मैं सुना रहा हूं और दिखा रहा हूं, ठीक है। तो सादे पेज रख लीजिए, 1 से 30 नंबर डाल लीजिए, लास्ट में बता के जाना है किसका कितना सही है। 1 घंटा बैठिए क्लास में, फिर देखिए आपकी क्लास जो है जीएस कितना स्ट्रांग कर दे रहा हूं। अब देखिए पहला प्रश्न आपको बताना है, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं संबंधित कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है इसमें से असत्य है। पहला ऑप्शन दिया है 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र भूषण की उपाधि श्रीलंका देश द्वारा दिया गया, सही है कि गलत, ठीक है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी असम राज्य का है, सही है कि गलत। तीसरा है वर्तमान में भारत का प्रथम कोयला उत्पादन राज्य उड़ीसा है, सही है कि गलत। कार्नैक ब्रिज मुंबई में जिसका परिवर्तित नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया है, सही है कि गलत। अब बताना इसमें से जितना आंसर, देखिए किसका कितना आ रहा है। सबसे पहले आंसर आया तनु जी का आंसर, उसके बाद ममता, जयप्रकाश, ठीक है, ठीक है, हरिद्वार, चंद्रशेखर जी, सरफराज, वैश्री, रितु, सतीश, नॉलेज जो है, अनामिका, संस्कृत पढ़ा, अंजलि, कमल, इन लोग का आंसर आया। और सबका आंसर याद रखिएगा, सबका आंसर जो है बी सही है। गणतंत्र दिवस 2025 में 76वां क्रम का 76 क्रम का मनाया गया। याद रखिएगा मुख्य अतिथि कौन आए थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, प्रबोतो सुबियांतो आए थे, याद रखिएगा। और जो सर्वश्रेष्ठ झांकी मिला था वो किसको, उत्तर प्रदेश को, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की झांकी 2025 में सर्वश्रेष्ठ थी, किस पे बनी थी, कुंभ पे, विरासत और संरक्षण पे बनी थी, प्रथम थी, याद रखिएगा। और नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका से मित्र विभूषण का उपाधि मिला है, याद रखिएगा। भारत में कोयला उत्पादन उड़ीसा दिमाग में रखिएगा। वैसे कोयले का भंडार सबसे अधिक जो है झारखंड में है, छोटा नागपुर का पठार में है। नागपुर तो एक महाराष्ट्र में भी है, लेकिन छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है झारखंड में, वहां कोयले का भंडार सबसे अधिक है। लेकिन कोयला वर्तमान में निकाला जा रहा है कहाँ, उड़ीसा से। प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा, पिछली बार जो भी हुआ तो उसी में आया था। कर्नायक ब्रिज मुंबई में है जिसका परिवर्तित नाम सिंदूर ब्रिज रख दिया गया। अब ऑपरेशन सिंदूर चला तो खूब सिंदूर सिंदूर नाम रखेंगे लोग, ठीक है। तो कर्नायक ब्रिज मुंबई में है जिसका परिवर्तित नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया है। इसमें दूसरा आंसर जो है गलत है, बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वो राष्ट्रीय प्रश्न था, ये अंतरराष्ट्रीय प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं संबंधित कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन आप देखेंगे। पहला, फ्रांस 2024 से 26 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बना है, ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष यूजी इवासावा हैं, जापान के हैं। यूरेनियम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कजाकिस्तान का है, सही है कि गलत। और इराक की राजधानी बगदाद है, सही कि गलत। इसमें जो एक लाइन जो है आंसर है बताना है आपको, इसमें से यूपी को मिला है, बिल्कुल सही, यूपी को मिला है, आंसर सही है आपका। अमित कुमार मौर्य जी का, सैलन जी का यूपी को। और जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप सब कर दीजिए, रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छा लग रहा हो ताकि मेरे और मेरे टीम का मोटिवेशन हो। और शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में, और इस परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाइए। मैं एक मुखिया होने के नाते आपसे ये बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बताइए भाई क्या आंसर होगा। दूसरे का आंसर आने लगा, दूसरे का आंसर कोई बताएगा आंसर क्या होगा। आंसर वेदश्री, जिज्ञासा, ममता, अंजलि जो है, अमित कुमार आंसर याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुआ था, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। फ्रांस और भारत के सहयोग से बना था। और फ्रांस को नहीं, भारत को याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। भारत को याद रखिएगा, यानी भारत को, इंडिया को जो है 2024 से 26 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया गया है, ठीक है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब ऐसे प्रश्न का तरीका नहीं आएगा, लेकिन आपको ऐसे प्रश्नों से 5 प्रश्नों की तैयारी हो जा रही है, याद रखिएगा। इसलिए ये प्रश्न आपको जो है आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करा जाए, ये न है फायदा कि कम समय में थोड़े प्रश्नों को हल करा जाए। मैं इसीलिए जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तेज बोलता हूँ, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको दे दूं। मेरी हार्दिक इच्छा है मेरा सब पढ़ाया हुआ आ जाए, जितना भी सीट है नौकरी में पहले मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट पा जाएं, और उसके बाद जो बचेगा तो दूसरे के पढ़ाए हुए स्टूडेंट पा जाएं। अब बताइए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है।
पहला दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात है। उसके बाद मुर्गी पालन पशुपालन को कृषि का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय जो है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पश्चिम बंगाल में है। जल्दी से बताइए आंसर बताया जाए क्या होगा। आंसर आ गया तनु ममता अंजलि जो है अमित संस्कृत प्रधा जिज्ञासा, ठीक है। कमल जी वेदश्री जी का आंसर आ गया बिल्कुल। थोड़ा आंसर जो ऑप्शन बता रहे हैं ना, ऑप्शन के बाद भी कुछ अगर जानते हो तो बताइए इसके बारे में, कोई स्थान किस स्थान को कहते हैं। बी और डी दोनों होगा, अनूप जी कह रहे हैं बी और डी दोनों होगा, यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात। क्योंकि इनका जब आंसर आता है अनूप जी का तो मुझे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो ये भी सही कह रहे हैं, समान नागरिक संहिता लागू होने वाला दूसरा राज्य तो उत्तराखंड में है, ठीक है, क्योंकि पहले गुजरात में लागू हो गया था। लेकिन याद रखिएगा वो जो आप कह रहे हैं, जो गोवा जो पहला समान संहिता लागू हुआ था वो अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। समान संहिता जो लागू गोवा में किया गया था वो अंग्रेजों द्वारा किया गया था, इसलिए उसकी गिनती नहीं करेंगे। पहला भारत में समान सिविल संहिता उत्तराखंड में और दूसरा गुजरात में, इसलिए दूसरा नहीं होगा अनूप जी, ठीक है। आपका कहना सही है लेकिन करंट अफेयर की चूंकि हिसाब से नहीं सही होगा। आंसर जितने लोग का इसमें से आ रहा है, आपका चौथा आंसर डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। पटना में है भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। कहाँ खुला? पटना में। अच्छा याद रखिएगा पटना बिहार में है, आप जानते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र सिर्फ पटना में ही है, पहला वहां खुला था। अन्य जगह भी कई जगह भारत में खुला हुआ है, लेकिन पहला कहाँ खुला हुआ है? ये पटना में खुला हुआ है, ये आप रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है। अब आते हैं चौथे पे आते हैं। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है चीन, अमेरिका, ब्राजील, भारत। चलिए बताइए जल्दी से। बिहार में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, बिहार में है, पटना में है, ठीक है, पटना में है। और एकदम बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जो एग्जाम में आता है वही सब बता देंगे, एकदम सभी प्रश्न मैं कोशिश करूंगा लड़ जाएगा। ये अल्टी फल्टी कोई बहुत कठिन एग्जाम नहीं है, याद रखिए, घबराइएगा नहीं। इसका जीएस का लेवल पूरा साल भर में पढ़ चुका हूँ 2-3 बार, कुछ है नहीं इसका लेवल, घबराइए नहीं, एकदम आ जाएगा उसी में से। क्या आंसर है इसमें से? चौथे का आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, कॉफी। कॉफी, चलिए बताइए, कॉफी सबसे अधिक ब्राजील में होता है, तो कॉफी का हम लोग जो पीते हैं, कॉफी पौधे के किस भाग को पीते हैं? कॉफी क्या है? जैसे चाय का तो हम लोग पत्ती पीते हैं, तो क्या कॉफी का भी पत्ती पीते हैं? कॉफी जो है किस भाग को हम लोग पीते हैं, आपको बताना है। जो है फौजिया मुस्कान का आंसर आ गया सबसे पहले, याद रखिएगा। कमल जी का आंसर आ गया सीड, बीज होता है उसका कॉफी का, याद रखेंगे, ठीक है, वेरी गुड। जो है नीतू यादव का, अंजलि का आंसर आ गया सीड होता है। चलिए एक चीज और बताइए, दालचीनी क्या होता है? दालचीनी, किचन में दालचीनी डालते हैं आप लोग ना, दालचीनी क्या होता है? पौधे का कौन सा भाग दालचीनी होता है, बताइए। दालचीनी क्या होता है? दालचीनी क्या होता है? ये दालचीनी क्या होता है बताया जाए। दालचीनी भी बीज होता है? नहीं नहीं, दालचीनी जो मसाला होता है। 2-3 चीज बताइए, दालचीनी क्या होता है, ठीक है। लौंग क्या होता है? लौंग, लौंग का नाम सुने होंगे। आलू क्या है? आलू, आलू देखिए बिल्कुल ये छाल होता है, क्या होता है? छाल होता है, ठीक है। भोजपत्र क्या है? भोजपत्र, भोजपत्र बताएंगे। आलू क्या है? और ये सब प्रश्न आता है। लौंग क्या है? लौंग, लौंग प्रश्न आते हैं। लौंग क्या है प्रश्न पूछा था, पेड़ का छाल होता है। भोजपत्र क्या होता है? शिवानी हिंदी, ठीक है, पेड़ का छाल होता है। कभी कभी भी कमेंट करते हैं आप लोग, वेरी गुड। ये सब प्रश्न आते हैं, इससे सब मैंने कलेक्शन कर लिया है, ठीक है। और आप, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ट्रेन में चला रहा हूँ, ट्रेन में बैठ जाइए, लक्ष्य को पहुंचा दूंगा। और ट्रेन से उतरेंगे, उल्टी करेंगे, सर तेज चलाइए, धीमे चलाइए, बाएं घूमिए, दाएं घूमिए तो गड़बड़ा जाएगा। 8 बजे से 9 आइए, 1 घंटा जीएस आपको तैयार कर दूंगा। 1 घंटा समझिए 4 घंटे के बाद पढ़ाई होगा। तो चीन किस में आगे देखिएगा, सर्वाधिक चीन, याद रखिएगा। गेहूं सबसे अधिक विश्व में कहां हो रहा है? चीन में। चावल सबसे अधिक कहां हो रहा है? याद रखिएगा, चावल सबसे अधिक, याद रखिएगा, चीन में हो रहा है। चाय जो पूछा जाता है वही बता रहा हूं, चाय भी सबसे अधिक कहां हो रहा है? चीन में हो रहा है। ये बहुत ज्यादा पूछा। अमेरिका में सबसे अधिक क्या होता है? मक्का, याद रखिएगा, मक्का होता है सबसे अधिक। क्या होता है? मक्का। उसके बाद क्या? ज्वार। अब एक आपको हिडन प्रश्न बता रहा हूं, हिडन प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हिडन प्रश्न क्या है कि हिडन प्रश्न है, सबसे अधिक, याद रखिएगा, गेहूं कहा जाता है। गेहूं, आप प्रेरी का मैदान जानते होंगे, गेहूं सबसे अधिक होता है कहां? चीन में।
लेकिन गेहूं सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। याद रखिएगा, गेहूं तो खूब होता है अमेरिका में, लेकिन वो खाते नहीं है सब, ठंडा प्रदेश है, वो निर्यात कर देते हैं सब। वो क्या करते हैं सब, जो है सबसे अधिक मक्के का खाते हैं, मक्का गर्म होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो है मक्के का वो शराब वराब बनाते हैं, गायों को खिलाते हैं, ज्वार भी बहुत ज्यादा उगाते हैं सब, इसलिए गेहूं वहां होता जरूर है, लेकिन वो निर्यात कर देते हैं, निर्यात करते हैं सब। और जो है गेहूं चीन में अधिक होता है, लेकिन वो सबसे अधिक निर्यात नहीं करता है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ब्राजील में कॉफी अधिक होता है, याद रखिएगा, कॉफी। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में है। भारत में सबसे अधिक क्या हो गया है, बताइए? भारत में सबसे अधिक क्या क्या होता है? भारत में सबसे अधिक दूध होने लगा है, ठीक है। और जो है अन्य सामान भी इसमें हो गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है, कहाँ स्थित है? अच्छा सर, मैं आपका क्लास बाद में देखती हूँ, लिखती हूँ, अभी मैं सिर्फ सुनती हूँ, ठीक है। एकदम ये बहुत अच्छा आपने कहा, आपने बिल्कुल अच्छी बात कहा। और मैं बता दूं आपसे, किताबों में लिखा हो या कहीं लिखा हो तो दिमाग में नहीं छपता, हाथ से लिखा हुआ दिमाग में छप जाता है। इसलिए मेरी बात मानिए, अभी 13वीं क्लास है, 1 से 13 क्लास का नोट्स लिख लीजिए, ठीक है। PDF ऐप में चला जाएगा, टीम को बोल दिया हूँ, आजकल वो बना के PDF सेंड कर देंगे, तो आप लोग लिखिए, लिखेंगे तो याद हो जाएगा, याद रखिए। और एक क्लास नहीं होता है, किसी टीचर का अनुभव होता है, याद रखिएगा, टीचर का अनुभव होता है, बिल्कुल सही है। और ठीक है राहुल जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज का पहला दिन है, डेली आइए। सर निर्यात क्या होता है? अच्छा, कोई बोला निर्यात क्या? देखिए, निर्यात जैसे आयात निर्यात, किसी देश में आना आयात, और किसी देश से जाना निर्यात, ठीक है। यानी अमेरिका जो है बेचता है, निर्यात करता है, ठीक है। ये चीजें निर्यात आयात होता है, ठीक है। छोटी छोटी बातों को भी पूछ सकते हैं, आप सबका नाम नहीं लेंगे जी। सर बना रहे हैं नोट्स, अच्छा सत्यप्रकाश जी बोल रहे हैं बना रहे हैं, हमारा आज पहला क्लास है, ठीक है राहुल जी, अब आइए डेली, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, वाराणसी में क्या है, कारखाने की बात करते हैं तो वाराणसी में क्या है, डीजल इंजन, ट्रेन का इंजन जो होता है, डीजल इंजन कारखाना कहाँ है, लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, याद रखिएगा वाराणसी में है। गाजीपुर में याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का इकलौता अफीम कारखाना है, अफीम भी कारखाना है, दवा में यूज होता है, कारखाना अफीम कारखाना है, याद रखिएगा। गाजीपुर में इकलौता पूछा हुआ है। रायबरेली में रेल कोच कारखाना है, रेल कोच कारखाना है, याद रखिएगा, रेल कोच कारखाना कहाँ, रायबरेली में है। और ये जो कोच बनता है फैक्ट्री का। मथुरा में याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है, तेल शोधक कारखाना है। मथुरा कितने लोग गए हैं और इस कारखाने को देखे हैं? उसकी चिमनी से लगातार आग निकलता रहता है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है चिमनी, आज आपका क्लास YouTube पर मिला, ठीक है। बताइए कितने लोग मथुरा में जो है तेल शोधक कारखाना देखे हैं। और एक और चीज बता दें जो क्लास एग्जाम में अक्सर आता है, याद रखिएगा, कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। जिस क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड अधिक निकलता है वहां गुद्देदार फल अधिक होते हैं, जैसे आलू, भथुआ, इस तरह के गुद्देदार फल अधिक होते हैं। जिस क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, अधिक मात्रा में होता है, वहां लाइकेन का पौधा नहीं उगता। याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहते हैं, क्योंकि मथुरा तेल शोधक कारखाना से जो सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाता है, और मथुरा के बगल में आगरा है, आगरा के ताजमहल पे जब वो गिर रहा है तो उसको पीला कर दे रहा है। तो ये भी प्रश्न आ रहा है कि ताजमहल को पीला करने वाला गैस कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड है। और जो है याद रखिएगा, कल कारखानों से कौन सा गैस निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। सिगरेट के धुओं से, वाहनों से, कोयले से कौन सा गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, जिसे दमघोटू गैस कहते हैं। अकेले 50% ये जो है प्रदूषण फैलाता है। याद रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक किससे होता है? जेट विमानों से होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। मथुरा में कृष्णा जन्माष्टमी देखकर जो है, हाँ, तेल शोधक, हाँ ठीक है। ये टेस्ट सीरीज आप सबको ले लेना चाहिए, मात्र 499 में 1 साल के लिए, और प्रतिदिन 9 से 12 रात को 9 बजे टेस्ट होता है। आप टेस्ट भी दिया करिए। LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, GDC असिस्टेंट प्रोफेसर सब में काम आएगा। 1 साल तक इतना सस्ता, इतना अच्छा पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। मैं स्वयं टेस्ट बनाता हूँ, मेरे द्वारा लिखी पुस्तक है, बिखरे हुए चुनिंदा तथ्यों का संगठन इसमें कर दिया गया है। हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं या जाके देख सकते हैं, examsiddhi.com पे ये चैप्टर वाइज बुक है। फ्री में टेस्ट देना हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, नैरोबी में, रोम में, मनीला में। चलिए बताया जाए। मथुरा में
कृष्ण जन्माष्टमी देखकर जो है तेल शोधक नहीं दिखा है। नहीं, रास्ते में आप जाएंगे ना मथुरा में तो रास्ते में पड़ता है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन आंसर आ रहा है। इस नरोबी आंसर आ रहा है। क्या आंसर होगा, जल्दी छठवें का आंसर बताया जाए, छठवें का आंसर बताया जाए। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जीएस मैं आपको सही कराऊंगा, 0 से एकदम 100 नंबर तक का जीएस याद रखिएगा। यकीन करिए, मैं पढ़ लीजिएगा तो पीसीएस प्री निकाल लीजिएगा, ये एलटी ग्रेड क्या चीज है। तो छठवें का आंसर क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा। जब 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था तो ये कहा गया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है एक हम लोग क्या करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाएंगे, ठीक है। और उस अभियान के तहत 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। अब इसीलिए विश्व में सबसे पहले पर्यावरण दिवस जो है अमेरिका में मनाया गया। लेकिन इन सब की जिम्मेदारी किसे दी गई, तो इन सब की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को दी गई, याद रखिएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में पर्यावरण संबंधी सभी गतिविधियों को ये देखते हैं। इसकी राजधानी, इसकी कहाँ मुख्यालय बनाया गया, केन्या में बनाया गया। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी है, याद रखिएगा। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, याद रखिएगा। रोम में किसका मुख्यालय है, खाद्य एवं कृषि संगठन का, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, रोम में है, याद रखिएगा। और मनीला में क्या है, मनीला में एशियाई विकास बैंक का, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है। कृत्रिम गर्भाधान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मनीला में है। सबसे गहरा समुद्र मैरियाना गर्त कहाँ है, मनीला में है। मनीला किस देश की राजधानी है, तो फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला, ठीक है। 200 रुपये में क्लास नहीं मिलेगा सर। प्रदीप जी आप क्या कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा। 200 रुपये में क्लास नहीं मिलेगा, मतलब ये बात आपकी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। क्या आंसर होगा इसमें से, हाँ जीडीसी के लिए अमित जी कोई बात नहीं, आप तो मैं कर रहा हूँ पीसीएस प्री निकल जाएगा, जीडीसी से कुछ नहीं है, जीएस कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको बताना है परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं, ये देखिएगा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। और इकोनॉमिक्स का जनरल क्लास मेरा रिकॉर्ड हो चुका है, जाने वाला है, उसको देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स शुरू करने से पहले मैक्सिमम प्रश्न उसी में से फंस जाएंगे, ठीक है। क्या आंसर आ गया, ठीक है। आंसर 7वें का आंसर देखा जाए, बिल्कुल सही, याद रखिएगा। देखिएगा जो है अर्थशास्त्र के जनक भारत में एम विश्वेश्वरैया है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के जनक की बात अगर किया जाए तो जनक अगर भारत में देखा जाए तो एम विश्वेश्वरैया है। विश्व में कौन है, विश्व में कौन है, एडम स्मिथ है। और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो है जेएम किन्स है, याद रखिएगा। ये अर्थशास्त्री लोग क्या किए हैं कि अर्थशास्त्र को 3 क्षेत्रों में बांट दिए हैं। एक कृषि क्षेत्र में, दूसरा विनिर्माण क्षेत्र में, और तीसरा सेवा क्षेत्र में। मेरी बात समझ में आ रहा होगा। तो जो कृषि क्षेत्र में लोग बांटे हैं, तो कृषि क्षेत्र में जो है प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं उसको, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र में जो बांटे हैं, विनिर्माण क्षेत्र में जो ये लोग बांटे हैं, तो ये जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है। और सेवा क्षेत्र में जो आप देखेंगे तो सेवा क्षेत्र वाला जो भी होता है वो, जैसे सेवा क्षेत्र मतलब परिवहन, संचार, वाणिज्य, बैंक, बीमा, विद्युत, ये सब क्या होगा, सेवा क्षेत्र में आएगा। प्राथमिक कृषि क्षेत्र में क्या आएगा, मत्स्य उत्खनन, पशुपालन, कृषि, मजदूरी, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीयक में क्या होगा, पुल का निर्माण, बिल्डिंग का निर्माण, इस क्षेत्र में आएगा, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है। यानी इसका आंसर क्या होगा, जितने लोग का पहला आंसर आया बिल्कुल सही आंसर है, पहला आंसर आप सबका सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण निम्न में से किसका मिश्रण है, क्या जीवाणु एवं कवक का मिश्रण है, जीव जंतुओं और वनस्पति का मिश्रण है, क्या वायुमंडल का या जलमंडल का मिश्रण है, जैविक और अजैविक का क्या मिश्रण है, आपको बताना है। चलिए देखते हैं किसका आंसर सही होता है। 8वें का आंसर आ गया, 8वें का आंसर जयप्रकाश, राहुल, अंजलि, मुस्कान। सर हमको बैच लेना है, जैसे आप ले सकते हैं, आप ये नंबर पे इस पे जो है मैसेज कर दीजिएगा, बैच लेना है, लिंक टीम भेज देगी, इंस्टॉल करके स्टोर से ले सकते हैं, ठीक है। हाँ क्या आंसर होगा इसमें से, और ये अच्छा लगता है, भावी शिक्षक यूपी 50, याद रखिएगा। इन्होंने किसी ने अपना नाम लिखा है। एकदम व्यक्ति जैसा सोचे, जैसा लिखे, जैसा करे वैसा बन जाता है, एकदम अच्छा लिखा आपने। यानी डी आंसर आपने बताया। पर्यावरण घटक है जैविक और अजैविक घटकों का, जो याद रखिएगा। जैविक मतलब जो जिंदा है, सांस लेते हैं, अजैविक जो मर गए हैं, जो सांस नहीं लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यानी अजैविक, जैविक, यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे बोला जाता है, अभी हमने बताया। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे बोलते हैं, विषाणु को, वायरस को बोला जाता है।
और जीवाणु और कवक क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। याद रखिएगा, जंतु और पौधे के बीच की कड़ी को युग्लिना कहते हैं, सरीसृप और पंछी के बीच की कड़ी को आर्क्योपटेरिस कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है। इसका आंसर डी जितने लोग का है सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सुमेलित नहीं है भाई, सुमेलित कर दीजिए इसको। क्या विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है? सही है कि गलत? क्या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है? सही है कि गलत? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है? सही है कि गलत? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है? सही है कि गलत? इसमें से 4 में से बताना है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका है। सर जी रोज स्कूल जाना पड़ता है इसलिए सुबह क्लास नहीं देख पाए, आज रेनी डे हो गया इसलिए लाइव क्लास देख रहे हो। अच्छा ठीक है जी, आपकी अच्छी जीएस भी आपका अच्छा तैयार है। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देख लिया करिए जिनकी मजबूरी होती है। लेकिन लाइव क्लास की बात कुछ और है, समझ लीजिए। लाइव क्लास में प्रत्यक्ष एनर्जी जो है आमने सामने आती है, इसलिए एनर्जी का सारा खेल है संसार। ठीक है, और मैं तो एनर्जी साइंस को ही मानता हूँ। एनर्जी साइंस जो है बहुत बड़ी चीज है। 9 का क्या होता है? पूरा वास्तुशास्त्र एनर्जी साइंस पे समझ लीजिए। यानी 28 का आंसर वेरी गुड। जितने लोग का सी आ रहा है, शर्मा जी, संस्कृत प्रभा, सत्य प्रकाश, रितु जायसवाल, इन लोग का आंसर सी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, सीवी रमन की याद में। 29 अगस्त को तो खेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? मान लीजिए पूछ दे, विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को। विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा 6 अप्रैल को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10वां। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? यानी कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। गांधी जी ने भी एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक गाल पे चाटा मारो दूसरा भी ले लो। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप जानते होंगे। सर जी लाइव क्लास में दिमाग एक्टिव रहता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पढ़ाई में जब इंद्रियां, आंख, नाक, कान, ये सब एक्टिव रहेगा ना तो वो दिमाग में बैठ जाएगा। इसीलिए आपसे सबसे कहते हैं कि 8 से 9 घंटा रिजर्व कर लीजिए, लाइव क्लास लीजिए, एकदम आपको एक्टिव रहना है। और देखिए नौकरी बड़ी मुश्किल है, समझ लीजिए गंगा नहा लेगा आदमी, दूसरा जन्म हो जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाए तो उसको बहुत आसान हल्के मत लीजिए। और नौकरी पा भी गए हो तो चैन से मत बैठिए, उससे बड़ी नौकरी, उससे बड़ी नौकरी, उससे बड़ी नौकरी, जब तक उम्र है देते रहिए। ठीक है सर, मैं लाइव क्लास देख रहा हूँ, जब टाइम नहीं मिलता तब बाद में देखता हूँ। ठीक है सत्य प्रकाश जी, कोई बात नहीं। ठीक है, कोशिश करिए। आंसर होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया था, या प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था, न्यूटन ने दिया था। याद रखिएगा, और भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त कहते हैं, कल की क्लास में बताए थे। आइंस्टीन कौन सा नियम दिए थे? सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। याद रखिएगा, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। आर्किमिडीज ने क्या दिया था? उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था, उत्प्लावन। ठीक है, उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि जब कोई वस्तु पानी में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबती है तो वह अपने भार के बराबर ऊपर की ओर एक बल देती है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, जो उस वस्तु द्वारा विस्थापित जल के बराबर होती है। इसी आधार पे कील डाला जाता है तो डूब जाती है, और नाव डाला जाता है पानी में तो नहीं डूबती है। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या दिया था? रदरफोर्ड में परमाणु के नाभिक की खोज किया था। याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था आपको बताना है, और जो है प्रोटॉन की खोज किसने किया था ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट है, बायोम का स्वाभाविक समुदाय क्या होता है? आंसर बताइए। लाइव क्लास में प्रतिस्पर्धा होती है, बिल्कुल सही। गलत होगा तो करंट लग जाता है तुरंत, मेरा गलत हो गया। लाइव क्लास में ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए आप इसमें से बताइए, बायोम का स्वाभाविक समुदाय क्या होता है? अंटार्कटिका क्षेत्र में पौधे, भौगोलिक क्षेत्र में पौधे, भौगोलिक क्षेत्र में केवल पशु, भौगोलिक क्षेत्र में केवल पौधे। ठीक है, बताइए। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है, हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ सही है सतीश जी। हाँ, टॉमल्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, जिज्ञासा जी ने। ठीक है, टॉमल्सन। ठीक है, अरे एक कोड होता है, ईंटा पर नाचो, जानते होंगे, इसी कोड को याद कर लीजिए, तीनों हो जाएगा। बहुत पुराना फेमस ये चीज है। तो इसमें क्या होगा? बायोम का स्वाभाविक समुदाय क्या होता है? आंसर इसमें से क्या होगा? आंसर इसमें से जो है जितने लोग का बी आ रहा है, 11 का, अर्चना का, संस्कृत प्रभा का, शैलेंद्र का, विकास जी का, तनु जी का, चंद्रशेखर जी का, आंसर क्या होगा? बी।
कहाँ चले गए थे, अभी को आए हैं, अभी भौगोलिक क्षेत्र। बायोम याद रखिएगा, मैं आपको बताया था बायोम 5-6 प्रकार का होता है, मरुस्थलीय बायोम, जलीय बायोम, वन का बायोम, घास का मैदान का बायोम, मैदानी बायोम अलग अलग होता है। आपको बताए थे बायोम क्या होता है, वह क्षेत्र जो किसी जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए अनुकूल होता है वह उस क्षेत्र का बायोम होता है, ठीक है, बताए थे आपको। जैसे केरल किसके लिए बायोम है, केरल जो है मसालों के लिए, जैसे बताए थे आपको केसर के लिए जम्मू कश्मीर है, सेब के लिए हिमाचल है, ऐसे करके तमाम चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, फूलों की घाटी किसे कहते हैं, फूलों की घाटी, शांत घाटी कहाँ है भाई, शांत घाटी केरल में है, शांत घाटी। अमनेला घाटी कहाँ है, अमनेल घाटी, अमनेल घाटी कहाँ है, अमनेल घाटी ये महाराष्ट्र में है। और जो है फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, कहाँ, चमोली में है। याद रखिएगा, घाटी किसे कहते हैं, जो घाटी जो है यू आकार की रचना होती है ये क्या कहलाता है, घाटी। और जो वी आकार का होता है ये दर्रा कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, दर्रा। यानी घाटी में, घाटी क्या होता है, अगर यहाँ बारिश होगा तो पानी यहाँ आएगा, तो कृषि के लिए बहुत ही, पेड़ पौधों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा था दिल्ली दूर अस्थि। चलिए बताइए, आसान प्रश्न है सर, इकोसिस्टम और बायोम में अंतर क्या होता है, ठीक है। जैसे इकोसिस्टम सबके लिए होगा, याद रखिएगा, और बायोम एक खास क्षेत्र के लिए होगा। जैसे हम कहें नागफनी, तो नागफनी पूरा भारत के इकोसिस्टम में नहीं आएगा, नागफनी सबसे अधिक कांटेदार है तो मरुस्थलीय क्षेत्र में होगा, ये दोनों में अंतर होता है। किसने कहा था दिल्ली दूरस्थी, को बताना है, दिल्ली दूरस्थी किसने कहा था, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कुछ चीजें एकदम रट जाइए, मैंने कहा कंपटीशन रिपीटिशन मांगता है तो सुन के रट जाइए। बताइए जल्दी से आंसर, कितने लोग बता रहे हैं इसमें से। डीके चौधरी जी कहाँ थे, कितना दिन बाद आपका आंसर आया भाई, डीके जी आपका कहाँ थे, मैं याद कर रहा था आपको। अब बताइए इसमें से, दादा भाई नौरोजी कहे थे भारत भूख से मर रहा है, याद रखिएगा, भारत भूख से मर रहा है। कोई होगा पूछे किसका नारा है, भारत भूख से मर रहा है, तो दादा भाई नौरोजी ने, इसीलिए इन्होंने गरीबी का आकलन सबसे पहले भारत में किया था। अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा, भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा, याद रखिएगा, लाश पर होगा। मतलब कुछ ये चाह नहीं रहते भारत पाकिस्तान का विभाजन हो, जैसे घर में कुछ जब बंटवारा हो तो कुछ लोग कहते हैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक घर का बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा होगा तो हमारी लाश पे होगा। उसी तरह अबुल कलाम आजाद बोले थे भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा। निजामुद्दीन औलिया, सर सैयद अहमद खां, इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम भारत माता की दो सुंदर आंखें हैं, याद रखिएगा। इस हिसाब से क्या बचा, निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली दूरस्थी किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। बहुत ज्यादा कोई हिंदू मुस्लिम धर्म करता हुआ, तबीयत खराब हो, इंजेक्शन रेडी करो और कहो इस इंजेक्शन को लगा देंगे तो बच जाओगे। बताओ एक दूसरे धर्म का इंजेक्शन डॉक्टर है, लगाए कि ना लगाए, अभी कहेगा सब धर्म भूल जाओ, पहले इंजेक्शन लगा हमको जिंदा करो। तो याद रखना, सबसे बड़ा धर्म क्या है, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सभी धर्मों से बड़ा इंसानियत का, याद रखिएगा, मानवता का धर्म है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, किसे किंग मेकर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, किंग मेकर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। याद रखिएगा, किंग मेकर, अब ये राजा कभी बने नहीं, ठीक है, दो नाम आता है, सैयद हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सैयद हुसैन अली खां, याद रखिएगा, और अब्दुल्ला खां, इन दो भाइयों का नाम आता है, सैयद अब्दुल्ला खां। इन लोगों को जो है किंग मेकर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जहांगीर शाह को जो है लंबट मुर्ख के नाम से जाना जाता है। ए आंसर जितने लोग कहा रहा है बिल्कुल सही है, ए आंसर आप सबका बिल्कुल सही है, सैयद बंधु को कहा जाता है। पता नहीं कौन इसमें से प्रश्न आ जाए, याद रखिएगा, जैसे कोई लड़का लड़की अभी सैयारा फिल्म का देखे होंगे, हीरो हीरोइन को कौन जानता था, लेकिन हिट हो गया, जब हिट हो गए तो सुपरस्टार हो गए। उसी तरह ये प्रश्न हैं सब, ये प्रश्न को कौन जानता है, अभी एग्जाम में आ जाएगा तो सुपर हिट हो जाएंगे सब, और सुपर हिट हो जाएंगे तो इसको लगेगा आप रटने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुपर हिट होने से पहले उनको मानो जानो संबंध बना कर रखो, ताकि हीरो हीरोइन जब सुपर हिट हो जाएंगे तो तुमसे व्यवहार रहेगा तो आना जाना रखेंगे। यानी एग्जाम से पहले सभी प्रश्नों को याद करिए, रटे रहिए, अगर एग्जाम में प्रश्न अगर आ गया तो आपको जो है एग्जाम में आसानी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं, भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा, इंपॉर्टेंट है, सोने की चिड़िया किसने कहा।
मेगास्थनीज ने कहा था भारत में याद रखिएगा 7 जातियां पाई जाती हैं, 7 जातियां पाई जाती हैं। किसने कहा? मेगास्थनीज ने कहा। मेगास्थनीज ने कहा भारत में अकाल नहीं पड़ता है, भारत में अकाल। मेगास्थनीज ने कहा भारत में दास प्रथा नहीं है। किसने कहा? मेगास्थनीज ने कहा। प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद दिया, ये प्लूटार्क ने कहा था, ठीक है। हेरोडोटस कौन है? इतिहास के जनक है, याद रखिएगा। ये कौन है? इतिहास के जनक हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक लिखा? हिस्टोरिका नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखा। उत्वी ने कहा था, याद रखिएगा, सोने का चिड़िया किसने कहा? उत्वी ने कहा था। बिल्कुल सही आंसर आप सबका आंसर आ रहा है। उत्वी ने कहा था सोने की चिड़िया। और किसका इतिहासकार था ये? गजनवी का इतिहास का। गजनवी के 3 इतिहासकारों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। एक फिरदौसी का नाम, एक जो है उत्वी का नाम, और जो है अलुबर्नी का नाम। तीनों का नाम याद रखिए, एग्जाम में आता है। तीनों के बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो मानचेस्टर एक जगह है ब्रिटेन में, याद रखिएगा, जहां सूती वस्त्र अधिक होता है। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताया जाए। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? जल्दी से। उत्तर भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, याद रखिएगा, उत्तर भारत का। अगर प्रश्न रहे कि भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, सॉरी एक मिनट रुकिए, यहाँ गलत हो जाएगा प्रश्न, ऐसे करिएगा। इसमें अगर पूछेगा अहमदाबाद, भारत का मानचेस्टर, अगर पूछेगा भारत का मानचेस्टर, अगर पूछे तो अहमदाबाद को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कानपुर को जो है कहा जाता है उत्तर भारत का मानचेस्टर, उत्तर भारत का मानचेस्टर। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर। मानचेस्टर बताए थे सूती वस्त्र के लिए। सूरत कहाँ है? सूरत में सबसे पहले, सूरत ताप्ती नदी किनारे, याद रखिएगा। एक तो ताप्ती नदी किनारे है, और सबसे पहले सूती वस्त्र के लिए, याद रखिएगा, सूती वस्त्र के लिए सबसे पहले जो कोई जगह प्रसिद्ध हुआ था तो सूरत। तो उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए एक प्रश्न बताइए, देखें आप लोग एक्टिव हैं कि नहीं। हमने कहा था सीएम सिटी जो है गोरखपुर है, आप जानते हो योगी आदित्यनाथ का है। वह राप्ती नदी किनारे है। राप्ती नदी का प्राचीन नाम क्या बताए थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए किसका पहला आंसर आता है। राप्ती नदी के किनारे जो है, राप्ती नदी का प्राचीन नाम क्या है बताया जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको लाइक सब्सक्राइब कर देना चाहिए, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि मेरी टीम का मोटिवेशन हो। एग्जाम तक मैं प्रतिदिन, आपने देखा होगा, रक्षाबंधन को भी मैं पढ़ाया, संडे को भी पढ़ाया, एग्जाम तक रोज 1 घंटा आप सबको दूंगा। और गरीब भाई बहनों को जिनका कोचिंग व्यवस्था नहीं है, जो दूर दराज गांव में रहते हैं, उनको भी लाभ होगा आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से। इसलिए आप जरूर करिए। ऐसा नहीं है कि सब लोग कोचिंग पैसा देके कर पाएंगे। समझ में आ रहा? बताइए। बिल्कुल सही आंसर है। कितना तेज हो गए आप लोग, कितनी जानकारी हो गई है आप लोग को। बिल्कुल मनोरमा जी का आंसर सही है, कमल जी का, अनूप जी का आंसर सही है। और चिरावती नदी याद रखिएगा, और चिरावती नदी गोरखपुर। जब भी कोई मुख्यमंत्री होता है ना, उनके अगल बगल खुश करने के लिए उनके जिले वाला इधर उधर का नाम दिया जाता है। गोरखपुर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 पे, लोहे के साथ क्या मिलाने पर स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनता है? लोहे के साथ क्या मिलाने पर स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनता है? क्रोमियम, जस्ता, टीन, तांबा। लोहे के साथ क्या मिलाने पर स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनता है? क्रोमियम, जस्ता, टीन, तांबा। चलिए जल्दी बताइए इसमें से क्या? हाँ, टेरिकोटा उद्योग। वेरी गुड, टेरिकोटा उद्योग याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। 17 का आंसर बताया जाए। प्रश्न का आंसर दीजिए। कुछ लोग कमेंट में बैठे रहे, चुपचाप देख रहे हैं। देख आंसर देंगे तो दिमाग में याद हो जाएगा, याद रखिएगा, याद हो जाएगा आपका आंसर इसमें। तो बिल्कुल जितने लोग का आंसर आ रहा है, एक क्रोमियम, ये आंसर सही है, याद रखिएगा, ए आंसर सही है। यानी जो है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु में लोहे के साथ क्रोमियम मिलाया जाता है, ठीक है। एक और प्रश्न बताइए, यदि तांबा और टीन को मिला दिया जाए तो कौन सी धातु बनेगी? चलिए बताइए, तांबा और टीन को मिला दिया जाए तो कौन सी धातु बनेगी? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 18, राष्ट्रीय एंटीबायोटिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आप बताएंगे। जयपुर में बताए थे राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जो है कहाँ है? जयपुर में है। संवेदी प्रेरक पूछा हुआ प्रश्न है, संवेदी प्रेरक याद रखिएगा। वन अनुसंधान केंद्र याद रखिएगा, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, बासमती चावल अनुसंधान केंद्र, ये सब कहाँ है? देहरादून में है।
भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र, भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? ये रुड़की में है। एंटीबायोटिक जो है ऋषिकेश में है, ऋषिकेश में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? बताइए तो। योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था बताइए? 15 मार्च 1950 को हुआ था। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आपको मालूम होगा। निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताया जाए। 19 का जितने लोग का आंसर डी आ रहा है सही है, ए नहीं है। 19 का डी आंसर सही है, निर्वाचन आयोग। ऐसे प्रश्न संवैधानिक निकाय पूछे तो देख लीजिए किस भाग में कौन सा है, वो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर वासुकी। क्या है सुपर वासुकी? याद रखिएगा, वासुकी तो एक नाग का नाम है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो है मिथिलांचल पर्वत पे लपेट दिया गया था और उसी से जो है ऋषिकेश हुआ था और जो है 9 रत्न निकला था। यहाँ वासुकी क्या आपको बताना है। 20वें प्रश्न का आंसर, 20वें प्रश्न का आंसर सर सी क्यों नहीं हुआ? सी क्यों नहीं हुआ? तो इसमें सी क्यों नहीं हुआ? इसमें नहीं, इसमें संवैधानिक और जो संविधान के साथ बना था वो संवैधानिक निकाय है, जो संविधान बनने के बाद बना वो असंवैधानिक है, ऐसे समझिए। सुपरवास की क्या है भाई? सुपरवास की याद रखिएगा कितने बजे से क्लास रहती है? 8 से 9 रहती है शशि जी, 8 से 9 बजे तक लब रहती है। ठीक है, फुल स्क्रीन में कमांड नहीं हो रहा। सुपरवास की याद रखिएगा ट्रेन का नाम है। ये सबसे लंबी भारत की मालगाड़ी है, सबसे लंबी मालगाड़ी। चलिए मालगाड़ी। आप लोग के लिए प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत, विश्व की सबसे लंबी नदी और विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे प्रश्न 21 पे आते हैं। बीएसएनएल का विस्तारित रूप क्या होगा? बीएसएनएल का भारत संचार निगम लिमिटेड, विस्टा संचार निगम लिमिटेड, वर्टिकल संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या आंसर होगा बताया जाए? आंसर बताया जाए क्या होगा इसमें से? बीएसएनएल का विस्तारित रूप क्या होगा? बीएसएनएल का विस्तारित रूप क्या होगा आपको बताना है। आंसर इसमें से जितने लोग का नील रिवर, ठीक है, सबसे लंबी फ्रंटियर। और बताइए आगे। सही है। इसमें से 2 लोग का आंसर, विक्रम जी का आंसर आया, ठीक है, मनोरमा जी का आंसर आया। जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक पढ़ाई करते रहना है। पेपर अच्छा हो गया तो क्या हुआ, ज्वाइनिंग होने दीजिए। ठीक है, तो बीएसएनएल का विस्तारित रूप क्या होगा? चौथा, जिसका सही है डी, विदेश संचार। इसी ने सबसे पहले भारत में इंटरनेट शुरू किया था, याद रखिएगा। इंटरनेट शुरू करने वाला कंपनी सबसे पहले विदेश संचार निगम, किसकी सहायता से? तो विजेंद्र कुमार सिंघल। हाल में इनका निधन हो गया, इसलिए इनके विषय में प्रश्न आ सकता है। कब आया था? तो 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुआ था। मिड डे की भी शुरुआत उसी दिन हुआ था। अनसॉलिडेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम, न्यूज ग्रुप, बैंक लोन क्लेमिंग। बताया जल्दी से। ठीक है, विंटेज नील नदी सबसे, ठीक है, सबसे लंबी नील नदी, सबसे चौड़ी अमेजन नदी। याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखेंगे। फ्रंटियर कंप्यूटर बिल्कुल सही। एंडीज सबसे लंबा है, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट पर्वत है। 22 का आंसर बताया जाए। 22 का आंसर याद रखिएगा, जितने लोग का स्पैम आ रहा है, स्पैम सही है। अनसॉलिड ईमेल स्पैम होता है। नेक्स्ट है 23 में आते हैं। सुमेलित नहीं है, जल्दी बताइए, आसान है। सुमेलित नहीं है क्या? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। होम रूल आंदोलन जो है 1916 में हुआ था। चंपारण आंदोलन 1915 में हुआ था। कौन सा आंसर इसमें से 23 का आंसर गलत लग रहा है? 23 का आंसर ए तो सही है। सुमेलित नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है ना, गलत बताना है। 23 का जितने लोग का आंसर डी होगा, 17 होगा। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, याद रखिएगा 24वां प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम है? यानी भारत का कौन सा नाम है? भारत और इंडिया नाम है, भारत और भारतवर्ष नाम है, भारत और हिंदुस्तान नाम है, हिंदुस्तान और भारतवर्ष नाम है। अब बताइए भारतीय संविधान में क्या नाम है? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इससे रटे रहिएगा। आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, भारत और इंडिया नाम है भारतीय संविधान में। सोचिए कितना आपकी तैयारी हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, एकदम मत घबराइएगा, धीरे धीरे बिल्कुल तेज तर्रार हो जाएंगे आप। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया था? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया था? ऑक्टांग के द्वारा, आसियान के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक में 2025 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान
130वां है, याद रखिएगा क्या है, 130वां है। पूछेगा विश्व में मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, भारत में मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा भारत में मानव विकास सूचकांक नीति आयोग जारी करता है और विश्व में मानव विकास सूचकांक वही जारी करता है, याद रखिएगा, जिसका आंसर इसमें से डी है, यूएनडीपी। यूएनडीपी की स्थापना कब हुआ, 1965 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। पहले कौन थे इसके, पहले अध्यक्ष थे पाल जी हाफमैन, याद रखिएगा पाल जी हाफमैन थे। वर्तमान में कौन है, तो 2025 में कौन है, अचीव स्टेमर, ठीक है, कौन है, अचीव स्टेमर, याद रखिएगा, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। मानव विकास सूचकांक के जनक कौन है, महबूब उल हक, एग्जाम में आ चुका है। ये कहाँ के हैं, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के हैं। ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई की रात को इसी के ऊपर चला दिया गया था। आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना का क्रम क्या है, 15वीं, 10वीं, 16वीं, उपरोक्त ख ग दोनों बताया जाए। वर्तमान मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हो या ना हो, जब तक ज्वाइनिंग हो, अच्छा हो तब भी, ना हो तब भी, जब तक ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र न मिल जाए तब तक पढ़ाई बंद मत करिए, पढ़ते रहिए आप सब लोग, कोई बात नहीं। अच्छा जी, फिर से पढ़िए, ठीक है, महबूब उल हक, ठीक है, पाल जी हाफमैन, बिल्कुल बिल्कुल लिखेंगे तो याद हो जाएगा। क्या आंसर होगा, वर्तमान में प्रथम डिजिटल जनगणना 2021 की है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, याद रखिएगा। उस हिसाब से उसका क्रम क्या है, 16वां, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। कौन सा सुमेलित नहीं है, गोस्वामी समिति औद्योगिक रूढ़ता की समस्या के लिए, जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच के लिए, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र के सुधार के लिए, तारापुरा समिति बैंक ग्राहक सेवा के लिए। बताइए इसमें से कौन सा आंसर इसमें से गलत है आपको, यानी भारतीय मुद्रा का चालू खाते पे परिवर्तन के लिए जो है तारापुरा समिति था, लिख सकते हैं भारतीय मुद्रा पर, भारतीय मुद्रा पर। आंसर इसमें से चौथा आंसर इसमें से यही गलत है, ठीक है, डी। नेक्स्ट है, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना आंवला बरेली में, चुनाव मिर्जापुर में, चुनाव नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, फूलपुर। आंवला बरेली में भी याद रखिएगा, यहाँ पे भी उर्वरक का कारखाना है, इफ्को का है, ठीक है, उर्वरक कारखाना है। चुनाव मिर्जापुर में सीमेंट, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा सीमेंट का कारखाना है। नोएडा में याद रखिएगा सिलिकॉन सिटी है, सिलिकॉन सिटी कहते हैं, सॉफ्टवेयर उद्योग अधिक होता है। सबसे बड़ा फूलपुर प्रयागराज में है। मात्र 2 क्वेश्चन और, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर। बताना है सबसे अधिक जो है एसटी जाति, अनुसूचित जनजाति कहाँ है, किस जिले में है। 29 का आंसर जितने लोग का डी आ रहा है गलत है, जितने लोग का 29 का आंसर सी आ रहा है, सी सही है। सोनभद्र, याद रखिएगा, सोनभद्र जिले में ही रेणुकूट है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट उद्योग को जाना जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट आप आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है, मुद्रा राक्षस क्या, आखिरी प्रश्न आज का, मुद्रा राक्षस क्या कालिदास लिखे थे, निरुक्त क्या पाणिनि लिखे थे, अष्टाध्यायी क्या कैट लिखे थे, महाभाष्य क्या पतंजलि लिखे थे। तो अष्टाध्यायी को तो पाणिनि ने लिखा था, निरुक्त को महर्षि यास्क ने लिखा था। किसने लिखा था, महर्षि यास्क ने लिखा था। मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्त ने लिखा था, विशाखा दत्त ने लिखा था। आंसर इसमें से क्या होगा, आंसर आपका इसमें से चौथा होगा। अब कल का प्रश्न का आंसर देना है आपको, कल का प्रश्न का आंसर देख के जाना है, किसका कितना सही हुआ ये बताना है। कोई टेस्ट लेना चाहे ले सकता है, सबसे सस्ता सबसे अच्छा 499 में मात्र 1 वर्ष के लिए, प्रतिदिन 9 से 12 इसमें टेस्ट होता है। एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम आएगा। ये बुक मेरे द्वारा लिखी गई है, आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, examsiddhi.com वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं और फ्री में टेस्ट होता है, इसमें आ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जो है फ्री में आ सकते हैं, स्कैन करके आ सकते हैं। तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा, जो है जलवायु परिवर्तन। ये पांचों आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 100% एकदम आना ही आना है। आप तो बताइए, कल की क्लास से बताए थे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 10वां स्थान है। खुशहाली में भारत का 118वां स्थान है, याद रखिए, 10वां स्थान ऐसे करिएगा। और जो है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता में भारत का 128वां स्थान है, याद रखिएगा। आज ही क्लास में बताए थे मानव विकास सूचकांक में 128 लिखा है,
128 लिखा है। मानव विकास सूचकांक में आज ही बताए थे 130वां स्थान है, और विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का 151वां स्थान है। ठीक है, तो अब बताइए भाई कितने लोग का कितना क्वेश्चन हुआ बताया जाए। तो सबसे पहले आंसर आया सरफराज जी का 27, 28 ममता जी का, उसके बाद कमल जी का 25, गायत्री जी का 26, विकास जी का 27, चंद्र जी का 28, 27। ठीक है, और बहुत अच्छा नंबर है 17 नंबर, विकास जी का 27 नंबर। इसी के साथ जो है आज की क्लास ओवर करते हैं। कल मिलते हैं हम लोग ठीक 8 बजे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। उत्तर प्रदेश के विषय में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में बताएंगे। कल आप आएंगे ठीक 8 बजे, 8 से 9 मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।